दोस्तों, आज हमारे बीच दो बड़ी हस्तियां हैं जिनके पास नुक्कड़ नाटक, थिएटर, टीवी, फिल्मों का विशाल अनुभव है और इन्होंने एक इनिशिएटिव भी लिया है बॉम्बे जैसे शहर में थिएटर को एक मूवमेंट देने के लिए। हमारे सामने मौजूद हैं विमल वर्मा जी और मनोज वर्मा जी। नमस्कार। जहाँ तक मैं विमल जी को तो जानता हूँ बहुत पहले से ही, जब उन दिनों नुक्कड़ नाटकों का वह दौर चलता था जब लगातार हम लोग उसमें सक्रिय रहते थे। और विमल जी एक बार, मैं पहले गोरखपुर में जब रहता था तो एक समारोह में आए भी थे एक नाटक लेकर के। मानसू धुलिया ने उस नाटक को डायरेक्ट किया था, खौफ की परछाइयां, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है वही नाटक था। और उसके बाद से हम लोग अलग अलग अपने क्षेत्र में काम करते रहे। मैं लिखने पढ़ने में लगा रहा और विमल जी जो है वो टीवी में, फिल्मों में लगे रहे। मनोज जी के बारे में जो मैं जानता हूँ वो शायद आपने अपनी शुरुआत इप्टा से पटना में की, उसके बाद से आप दिल्ली आ गए और दिल्ली में आपने शायद एनएसडी रेपरेटरी के लिए काम किया और फिर एनजीओज के लिए भी कुछ आपने कल्चरल एक्टिविटीज की, नाटक वगैरह किए। थोड़ा जी आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताइए। सबको मेरा नमस्कार। और ये पहला माध्यम है इस तरह का जो हम लोग जुड़ रहे हैं, ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव है। और कुछ दिनों से लगातार मैं देख रहा हूँ कि कई लोग आते जा रहे हैं और इस शैली का, इस फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो मेरी जहां तक यात्रा की बात है, मैं बेसिकली पटना से रहा हूं और मैंने 2 में थिएटर शुरू किया था और पटना इप्टा से मेरी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद मैं वहाँ कई नाटक करता रहा और करीब 88 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। चूंकि हुआ क्या कि मैं पढ़ाई वहाँ कर रहा था और घर से कोई मेरा बहुत ज्यादा विरोध नहीं था। मतलब ठीक है, एक जो सबके घर में होता है नॉर्मल कोर्स में, उस तरह से था कि भाई कुछ कर लो, थिएटर से तो कुछ चीजें होनी नहीं है। तो मैं एमए कर रहा था वहाँ, एमए तक मैंने कर लिया और तब तक तो घर वाले चुप रहे कि चलो भाई पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं भी सोचा था इस बहाने चलो भाई गाड़ी चलती जा रही है। एमए कर लेने के बाद फिर मुश्किल ये हुआ कि अब क्या करें आगे। तो मैं एनएसडी देने आया, एनएसडी में नहीं हुआ मेरा। बड़ी समस्या कि अब क्या करेंगे आगे, चूंकि पटना में प्ले करते करते एक समय तक ऐसा हो गया था कि अब इसके आगे क्या करेंगे, आगे भी कुछ करना है तो फिर दिल्ली शिफ्ट होना है। तो दिल्ली में मैं आया तो मेरे सबसे पहले मित्र जो मिले थे वो मनोज वाजपेयी और आशीष विद्यार्थी, 2 लोग थे। फिर इनसे हमारी बातें होती रहती थी तो मैंने देखा ये लोग भी तो यहाँ, मनोज भी बिहार से ही और भी लोग थे बिहार से, वो लोग भी थे वहाँ। तो मैंने कहा जब ये लोग हैं तो मुझे भी आना चाहिए। इन लोगों ने कहा भी कि आ जाओ, चल जाती है, चीजें हो जाती है सब। मैंने कहा ठीक है। फिर लेकिन तब तक हम लोग मैं भोपाल गया था प्ले करने के लिए, वहाँ संगीत नाटक एकेडमी का फेस्टिवल था प्ले का। तो हम लोग भी मुक्ति पर्व जो प्ले था हम लोगों का, काफी अच्छा प्ले था, काफी सराहा गया था वो प्ले, वो लेके हम लोग गए थे। वहाँ हबीब साहब से मुलाकात हुई थी, हबीब साहब की भी टीम वहाँ आई हुई थी। तो मैंने कहा मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं हबीब साहब के साथ काम करूँ। तो मैं दिल्ली गया और उनसे मिला। फिर उन्होंने बोला भाई अभी तो शुरुआत तो हो गई है प्ले की, मैं तुमको कहाँ लूं। आगरा बाजार कर रहे थे उस वक्त। तो मैंने कहा नहीं, मुझे करना है बस आपके साथ किसी तरह काम। तो मैं जुड़ गया उनके साथ काम करने के लिए और आ गया। उसी बहाने में दिल्ली शिफ्ट हो गया और फिर वहां से यात्रा शुरू हो गई। एनजीओ में काम करता रहा, हबीब साहब के साथ कुछ दिन काम किया। फिर बॉम्बे आया, बॉम्बे में कुछ दिन रहा, कुछ नहीं हो पाया, वापस फिर दिल्ली चला गया, वहां कुछ दिन रहा। एनएसडी रेपरेटरी इसलिए किया था हम लोगों ने कि कुछ पैसे मिल जाते थे, वो बहुत जरूरी था। और उसके बाद फिर बॉम्बे आ गया और बॉम्बे में ये
छोटी सी कहानी है, इस तरह से मैं बता रहा हूँ, बाकी तो चीजें बड़ी सारी लंबी हैं इसमें। और उसके बाद से बॉम्बे में आने के बाद फिर यहाँ बहुत सारी चीजें होती रही, वो चलता रहा। ये एनएसडी रेपेटी क्या होती है, मतलब ये लोग जानना चाहेंगे कि एक तो एनएसडी में डिग्री होती है, लोग वहाँ पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, रेपेटरी क्या होती है? ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो पास आउट होते हैं या जो सीनियर एक्टर्स होते हैं या बाहर के भी कुछ एक्टर जो एनएसडी से पास आउट नहीं है, वो भी उनका इंटरव्यू होता है। अगर उसमें आप सिलेक्ट कर लिए जाते हैं तो आपको वहां पर एक तरह से एक जॉब है। एक्टर्स जो है वहां जाते हैं, काम करते हैं और उनको सैलरी मिलती है, वहां पे नाटक करते हैं वो। लेकिन हम लोगों ने जो ज्वाइन किया था वो कैजुअल आर्टिस्ट की तरह से ज्वाइन किया था लोगों ने, कि मतलब आप आइए, एक प्ले है, एक प्ले में छोटे छोटे रोल के लिए जरूरत पड़ती थी, कुछ तो बाहर से हायर किए जाते थे कुछ एक्टर्स, तो उस तरह से हम लोगों ने किया था। मैं कोई परमानेंट मेंबर नहीं था वहां, मतलब परमानेंट आर्टिस्ट नहीं था वहां पर। अच्छा, मतलब नाटक के जरूरत के हिसाब से या नाटक में जो रोल अगर है उसके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्रिज बेनेडिक्ट का एक प्ले था महाशांति, उसके लिए हम लोगों ने किया। फिर एम के रैना के साथ कर्मावली, वो किया था। तो इस तरह से होता है। काफी लोग पैसे के लिए वहां बहुत सारे एक्टर कर लेते हैं, चलो ठीक है एक प्ले कर लेते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे, सस्टेनिंग तो हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, ये होता है। विमल जी, आपने इलाहाबाद छोड़ने के बाद आप सीधे दिल्ली आ गए? हाँ बिल्कुल। इसकी भी एक कहानी है कि इलाहाबाद में अगर हमें काम करने की 2 समय खाने का जुगाड़ हो जाता तो उस समय तो होता ये था कि हम लोग जेब से ही लगा रहे होते थे बेसिकली। तो लेकिन हम लोग बहुत व्यस्त रहते थे दस्ता के साथ। समय हम लोग पास कार्यक्रम बहुत होते थे, कभी फेस्टिवल हो गया, कभी कहीं जाना है, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी है, कुछ हॉस्टल्स में शो है। तो एक बार मजेदार की वहाँ से मतलब इलाहाबाद से निकलने की घटना आपको हम बता रहे हैं कि इलाहाबाद में अक्सर हम लोग नीलाभ प्रकाशन में बैठा करते थे। और बाद में तो ऐसा हुआ था कि नीलाभ ने हम लोग के साथ एक नाटक डायरेक्ट किया था, एक्सेप्शन एंड द रूल, जो ब्रेख्ट का प्ले था, जिसको कि नीलाभ जी ने अडॉप्ट भी किया था और डायरेक्ट भी किया था। तो खैर एक दिन ऐसे ही साइकिल से मैं नीलाभ प्रकाशन गया, तो नीलाभ जी अपने नीलाभ प्रकाशन में ऊपर जो छत्ती जो होती है उसमें इनका ऑफिस होता था, जिसमें वो पेंसिल से कुछ लिख रहे होते थे अक्सर। कुछ स्क्रिप्ट को वो पहले क्या होता था पेंसिल लिखते थे और फिर फाइनल जो है वो पूरा रबर से मिटा के पूरा करके वो व्यवस्था तो हम लोग देखा करते थे। तो उस दिन उन्होंने मुझसे कि विमल जी आप कहीं जाइएगा नहीं, आपसे कुछ जरूरी बात है। तो मुझे लगा कि शायद बाहर जाके पान खाए और ऐसे ही कुछ दलचौर उलचौर हो जाएगी। तो मैं रुका रहा, फिर बाहर निकले, वहां हम लोग पान की दुकान पे पान भी लिए। फिर नीलाभ जी ने एक बात कही। नीलाभ जी ने कहा, अच्छा विमल जी एक बात बताइए यार, आप लोग बड़ा बचते हैं, पूरी मंडली झोला लटका के यहाँ वहाँ, कभी आप दिल्ली जा रहे हैं, कभी आप पटना जा रहे हैं, कहाँ चल रहा है, लेकिन कभी कल्पना किए कि 20 साल के बाद आप क्या कर रहे होंगे? कभी ऐसा कभी सोचे? तो अचानक 20 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ ये वाला जो सवाल आया, तो मैं थोड़ा सा ऐसी भटकाने के लिए ही सही मैंने कहा कि अरे हम लोग तो वर्तमान में जीते हैं, क्या बात कर रहे हैं, हम लोग को कल ही नहीं पता क्या होगा, तो हम 20 साल बाद का मैं कैसे बताऊं। अब लेकिन उन्होंने कह दिया तो समझिए कि अब मैं साइकिल से लौट रहा हूं और इको हो रही है आवाज, 20 साल के बाद क्या कर रहे होंगे 20 साल के बाद। और हम जैसे फिल्मों में परेशान, जैसे फिल्मों में होता है एकदम। मतलब कई दिन तक मुझे लग रहा था लोगों से मैं बात कर रहा हूँ और दिमाग में एक जगह चल रहा है कि भाई 20 साल के बाद तुम क्या करोगे यार, कुछ है सोचे हो?
आपको भी लगा कि यार सही में यार हम लोग इस तरह के जीवन जी रहे हैं, तो समझिए कि उस समय नाटक गया था, सब छूट गया। अब हुआ कि 20 साल के बाद क्या करेंगे, कुछ ऐसा कुछ प्लान तो हम लोगों ने किया ही नहीं है, सोचा जाए। तो एक दिन ऐसे ही घूमते घामते साइकिल से मैं अपने मित्र तिग्मांशु धूलिया के घर गया, जबकि मेरे दिमाग में ये भी था कि वो तो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, तो मैं वहां क्यों जा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं, मुझे लगा शायद उसकी माँ मिलेगी तो उससे मैं उनसे बात करूंगा मैं। तो उनके घर में गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला तो तिग्मांशु धूलिया वहां सामने खड़े थे। और उन्होंने, जैसे कि उन्हें इंतजार हो, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया तुम आ गए। असल में यार ऐसा है कि हमने वही NSD में रह के ना शादी कर ली है और किसी बताया नहीं है, और लेकर मैं यहाँ आ गया हूँ इलाहाबाद। तो ऐसा है कि अब इनकी माँ के पास इसको भेजना है। तो एक तो गलत मैंने किया कि माँ को बताया ही नहीं घर में किसी को, और इसके माँ के पास भेजने के लिए भी जो तुलिका को, तो फिर अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, तुम इनको लेके चलो दिल्ली और मैं जाता हूँ कोटद्वार, तो माँ को वहां बता दूंगा और तुम वहां दिल्ली पहुंचोगे तो हम लोग उसी समय मामला निपटा दिया जाएगा। तो साहब हुआ ये कि एक RAC में जो है हम लोग को मिला रिजर्वेशन। तो एक ही बर्थ में मैं और तिग्मांशु जी की पत्नी तुलिका दोनों लोग इलाहाबाद से, प्रयागराज से हम लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। और सबसे मजेदार अरविंद भाई ये है कि जो 2-3 कपड़े लेके मैं निकला था, उसके बाद से मैं इलाहाबाद लौट कर वापस गया नहीं आज तक। वो यात्रा जो है वो समझिए चली, टर्निंग पॉइंट थी आपके लाइफ में, वो टर्निंग पॉइंट। उसी के बाद में आया, फिर उसके बाद एक खिलौना नाम का एक ग्रुप था जो खिलौना थिएटर फॉर चिल्ड्रन, बहुत अच्छा बच्चों के लिए करता था, बच्चों के लिए करता था, एडल्ट करते थे। और वहां पहली बार पूछा गया कि आप इस ग्रुप में, तो VK शर्मा का एक ग्रुप था, तो जिसमें तिशु ने बता दिया था उनको कि विमल हैं और अब क्या लौटोगे विमल, तुम यही करो। तो उन्होंने वहां बात कर लिया और पहली बार VK ने मुझसे पूछा कि आप कितना पैसा लेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब आश्चर्य की बात थी कि नाटक करने के लिए कोई पैसे की बात भी पूछ रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी कीमत क्या है, मैं क्या बोलूं। तो मैंने कहा कि भाई जो अपने एक्टर को आप देते हैं वो आप जो हो वो दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम तो भाई 750 रुपये देते हैं। तो खैर, तो मैं अपने मित्रों से मैंने पूछा कि भाई 750 रुपये महीना मिल रहा है, करा जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि काम बहुत जरूरी है, काम करो, बाकी तो जो पैसे का होगी वो हम लोग डील कर लेंगे। तो ये खिलौना ग्रुप था, उसमें यशपाल शर्मा या हमसे पहले थोड़ा गजराज राव जो है वो सब खिलौना ग्रुप काम कर चुके थे। और 40-45 मिनट का वैसे ही जैसे नुक्कड़ नाटक हम लोग करते थे वैसे ही उनके फॉर्म भी होते थे। पुष्किन की कोई कविता है, तो एक वहाँ पे हमने कुछ समय गुजारा। और उसके बाद हम लोग बेसिकली कुछ समय NSD रेपेट्री आए, तो हम और मनोज बीच में समझिए किसी तरह से हमारी मुलाकात हो जाती थी। और कहा जाए कि तो हम लोगों ने फ्रिट्ज वेनेविट एक निर्देशक थे जो ब्रेक किया करते थे, ब्रेक के साथ थे मेरे ख्याल से कुछ समय किया होगा, लेकिन उनको माना जाता है कि ब्रेक के प्रतिनिधि के रूप में एक तरह से। और उनके साथ वो हम लोगों ने काम किया, तो वो एक अच्छा अनुभव रहा हम लोगों के साथ। और आप बात करें विमल जी, वो अरविंद जी, हाँ। मेरी और विमल जी की मुलाकात दिल्ली में पहली बार हुई थी। और हम लोगों के एक मित्र हैं विनीत कुमार, सीनियर है हम लोगों के, और तो उनके रूम पे मैं ठहरा हुआ था और विमल जी आए थे वहां।
और वहीं पे मेरी मुलाकात हुई। और फिर ईशू और ये सारे विनीत जी वगैरह ये सब लोग जो थे, ये सब लोग कहीं निकल रहे थे, तो टीशू ने मुझे बोला कि यार मनोज, ये विमल हैं और जरा ख्याल रखना इनके साथ ही, मतलब आए हैं अकेले बोर होंगे तो थोड़ा सा इनके साथ टाइम बिताना। मैंने कहा ठीक है, और वही मेरी मुलाकात इनसे हुई थी। और उसके बाद हम लोग साथ साथ वो सिलसिला जो है आज तक चला आ रहा है। हम लोग साथ में रहे भी बहुत रहे हैं हम लोग साथ में। बहुत ये बड़ी बात है, मतलब कि साथ रहे हैं। क्योंकि जब विमल जी से मेरी बात हो रही थी तो विमल जी बोले कि मैं अकेले तो इंटरव्यू दूंगा नहीं, मेरे मित्र हैं मनोज जी, उनको भी साथ में रखना चाहता हूं। मैंने कहा कि आप बुला लीजिए। हालांकि मनोज जी को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप, तो उन्होंने आपके बारे में कुछ बताया मुझे, कुछ उन्होंने मुझे लिख के भेज दिया। तो क्योंकि हमारा जो स्टूडियो है उसमें हम मैक्सिमम 5 लोगों को और ले सकते हैं, मतलब 5 लोगों को ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, तो, क्या बात है ना। अच्छा, ये मनोज जी, आपने कुछ प्लेज में किया है, डायरेक्ट मतलब एक्टिंग भी की है और डायरेक्शन भी दिया है, जैसे कि 2 फूल 4 माली, है ना, रंगरेज, है ना, और इस तरह के बहुत सारे। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ये तो काफी पॉपुलर। हाँ जी। और आपने बताया कि आपने हबीब तनवीर साहब के साथ भी किया है और कई बड़े बड़े निर्देशकों के साथ काम किया, जैसे परवेज अख्तर है, और अभी आप जैसे बता रहे थे विमल जी कि फ्रिज के साथ आपने काम किया, और एम.के. रैना के साथ काम किया, राम गोपाल बजाज और रोबिन दास वगैरह के साथ भी आपने काम किया। तो इनके साथ डायरेक्शन, मतलब एक तो जैसे कि आपने नाटकों की स्टोरी लिखी, उसमें रोल भी किया, उसका डायरेक्शन किया, ये तो इंडिपेंडेंट काम हो गया आपका जी। डायरेक्टरों के साथ जो आपने काम किया, उसमें क्या भूमिका आपकी रहती थी? उसमें एक्ट किया मैंने उनके डायरेक्शन में। अच्छा, एक्टिंग की उसमें? हाँ, उसमें एक्ट किया था मैंने। अच्छा, तो इसमें तो जो मुझे जानकारी है उसमें, जैसे आपने फिल्मों और टीवी में जैसे गोविंद निहलानी के साथ, और आपने अनुभव सिन्हा के साथ भी काम भी किया है ना, और जी हाँ, केतन मेहता के साथ भी आपने काम किया है। तो इन डायरेक्टरों के साथ जो काम करके, चाहे एक्टिंग में, चाहे उनके साथ डायरेक्शन टीम में रह के, आपका अनुभव हर एक के साथ क्या क्या, जैसे थोड़ा संक्षेप में बताएं कि हर डायरेक्टर के सोचने का तरीका अलग होता है, हर डायरेक्टर के काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे विमल जी ने बताया कि नीला आप पेंसिल से लिखते थे, फिर उसके बाद से मैंने ये भी पढ़ा है कि सत्यजीत राय वो स्केच भी कर लेते थे, हर सीन का वो स्केच करते थे, तब वो फिल्म करते थे। तो इन निर्देशकों का मतलब क्या क्या इनमें फर्क आपने महसूस किया? फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं आप, सीरियल के या थिएटर के डायरेक्टर के बारे में? नहीं, थिएटर का तो सिंपल सा है, मतलब वो तो मेरे समझ में आ जाता है कि थिएटर में तो फिल्म और सीरियल की बात कर रहे हैं। हाँ, फिल्म और सीरियल्स की बात। जी, जैसे मैंने 2 लोगों के साथ ज्यादा काम किया काफी लंबे समय तक। एक तो शिवम नायर और अनुभव सिन्हा। अनुभव बड़े अच्छे मित्र रहे हैं हमारे, और शिवम नायर भी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, काफी क्लोज रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग दिल्ली में जब थे, और विमल भी साथ में थे, मैं, विमल, मनोज वाजपेयी, अनुभव सिन्हा, अशोक पूरंग, ये सारे लोग थे। अशोक पूरंग ने बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था एक वर्कशॉप, और प्ले ओरिएंटेड वर्कशॉप था जो YMCA में हुआ था दिल्ली में। तो वो हम लोगों ने किया था, साथ में काम किया था, और वहां से अनुभव सिन्हा से मुलाकात हुई थी हम लोगों की, और उसके बाद अच्छी मित्रता हुई। तो अनुभव आना चाहते थे बॉम्बे। हमारे एक मित्र हैं, सीनियर हैं हमारे, शेखर कोच गबे करके डायरेक्टर है वो। तो उनसे मैंने बात की कि मेरे एक फ्रेंड है जो आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं।
तो उन्होंने बोला ठीक है ले आओ। तो हम लोगों की बात हुई और अनुभव को लेकर के मैं बॉम्बे आया था। मैं और अनुभव दोनों हम लोग एक साथ बॉम्बे आए। उसके बाद अनुभव मिले भी वहां उनसे कुछ चीजें, फिर वो एक अलग कहानी है, अलग चीजें चलती रही। तो अनुभव के साथ एक काफी क्लोज रिलेशन रहा है हम लोगों का, काफी एक मित्रवत। और उनके साथ मैंने पहला काम यहाँ पहला काम मैंने देखा जाए तो कैमरा जो फेस किया था वो तो तिग्मांशु का एक सीरियल था चंदा मामा करके, जो बहुत पहले ऋषु ने किया था, नोएडा में शूट किया था हम लोगों ने, तो वो था। उसके बाद फिर जब बॉम्बे आया तो बॉम्बे में फिर अनुभव के साथ शिकस्त एक सीरियल था, काफी बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें, वो था वो किया मैंने। फिर एक बहुत पहले जी चैनल पे यू लव स्टोरी करके आता था एक सीरियल, यूल जो चाय की कंपनी है वो स्पॉन्सर करती थी, तो उसमें कुछ काम किया था मैंने। उसके बाद फिर सीहॉक्स में लंबा काम किया। सीहॉक्स में फिर अनुभव ने छोड़ दिया था, फिर शिवम ने किया था काम, डायरेक्ट किया था। तो अनुभव के साथ काम करने का सिलसिला यह है कि अनुभव के साथ क्या है कि अनुभव बड़ा एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर और बहुत बड़ा सोचता है कि बस ये करना है, ऐसे ये हो जाएगा, बहुत चार्ज करता है, कॉन्फिडेंस बहुत देता है। जब आपको थोड़ा ऐसा फील होता है कि अच्छा इसके साथ है तो ये कुछ ना कुछ करवा ले जाएगा उससे, ये चीज उसके अंदर था। और गोविंद निहलानी के साथ कैसा रहा अनुभव आपका? गोविंद जी का तो बिल्कुल अलग तरीका है, बड़ा आर्टिस्टिक तरीका है काम करने का उनका, और वो बड़ा रिलैक्स रहते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं। संशोधन एक फिल्म की थी हम लोगों ने उनके साथ, जयपुर में उसकी लंबी शूटिंग चली थी, और उसके बाद 1084 की माँ, ये दोनों हम लोगों ने की, मैंने की था उसके साथ। तो वो गोविंद जी का तरीका थोड़ा एक अपने ज्यादातर कैमरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा उनका फोकस होता है, उसके थ्रू जो मुझे अनुभव हुआ कि वो उसके चीजों को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली एक्टर से तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि वो दे, लेकिन थोड़ा उनका फोकस उधर ज्यादा होता है, कंटेंट पे बहुत ज्यादा होता है उनका, स्टोरी लाइन पे, उस पे पकड़ अच्छी है उनकी, और वो उस पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं कि वो चीज निकल के आनी चाहिए। एक चीज मैंने जो सुनी है आमतौर पे लोगों के मुंह से जो फिल्मों में काम करते हैं, कि जैसे थिएटर में क्या होता है कि थिएटर में तो एक स्क्रिप्ट होती है और हम पहले दृश्य से शुरू करते हैं और रोज उसकी प्रैक्टिस करते हैं, पूरा नहीं करते, मान लीजिए दूसरे दिन भी पूरा मिला के कर लेते हैं, माने सीक्वेंस उसका बना रहता है। फिल्मों में शायद ऐसा नहीं होता। फिल्मों में तो कोई सीन उठा लिया और वो पहले कर दिया, कोई सीन बाद में कर दिया, तो एक्टर के लिए मुश्किल सा नहीं होता होगा कि वो कैरेक्टर को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, उसमें जैसे हम लोग तो कहते हैं डूब जाओ एक्ट उसके कैरेक्टर में, वो बेचारा लास्ट में पता चला मरने का सीन है और 4 सीन बाद वो लव स्टोरी आ गई उसकी, तो वो कैसे इसको मतलब समझ पाता है? मतलब मुश्किल तो होती होगी। देखिए ये कंटिन्यूटी जो है उसको तो समझना ही पड़ता है। वो अब है इस फिल्म मीडिया का एक अपना ये है, और ये एक चैलेंज है भी कि आपको, इसलिए बहुत जरूरी है कि एक्टर को स्क्रिप्ट की बड़ी अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छे तरीके से उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या है इसका ग्राफ, क्या सीन है, क्या नहीं है। क्योंकि जब तक आपको उसकी पकड़ दी होगी, आप 10 दिन के बाद अगर करने लगेंगे तो आपको उसकी कंटिन्यूटी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मतलब तो आपको चाहिए, एक्टर को होमवर्क ज्यादा करना पड़ता है इसमें। करना तो पड़ता ही है, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, बिना उसके किए तो आप, अब वैसे तो करने को आप जाके कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्टर आपको बता देगा कंटिन्यूटी ये थी, ऐसे से कर लीजिए, लेकिन अच्छे एक्टर्स की यही तो पहचान है, और एक वो है कि मतलब आप अपनी कंटिन्यूटी को समझते हैं कि भाई आपने कुछ दिन पहले जो सीन किया था उसका कुछ पोर्शन आज अगर करना है तो उस समय कहाँ छोड़ा था मैंने, और उसकी कंटिन्यूटी कैसे बनानी है मुझे, ये काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। थिएटर में भी इजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि
फिल्म में अगर ये करना है तो डिफिकल्ट है, तो थिएटर में इजी है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है। उस कंटिन्यूटी को बनाए रखना भी बहुत डिफिकल्ट काम है, इसी नहीं है वो। थिएटर में तो रिस्क भी होता है, रिस्क भी रहता है, सामने पब्लिक रहती है, आपके पास कोई ऑब्वियसली रीटेक नहीं है आपके पास। और इम्प्रोवाइज अगर कर लिया आपने, अगले वाले ने नहीं इम्प्रोवाइज कर पाया अगला वाला, तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होता ही है। विमल जी, तो दिल्ली में आपने नाटक किया और खिलौना ग्रुप के साथ, फिर आप टीवी सीरियल्स में आपने काम किया। हाँ, मतलब उसके बाद बीच में एक एक्ट 1 ग्रुप था हम लोगों का, उसमें बेसिकली एक्ट 1 में एक एनके शर्मा हुआ करते थे, और एक्ट 1 में काफ़ी आज के बड़े कहा जाए कि नामी ग्रामी लोग रहे होंगे जो आज आपको दिख रहे हैं। लेकिन उस समय हम लोगों ने प्लेज वगैरह किया था, तो मैंने एक होली नाटक किया था, और उसके बाद मैं गया था सीपीसी दूरदर्शन में। आशीष विद्यार्थी वेद सिन्हा के असिस्टेंट हुआ करते थे, और उसी दौरान मेरे फादर की असल में डेथ हुई। तो जब डेथ हुई तो उसके बाद जब मैं लौटा तो काफ़ी लोगों में सिंपैथी थी कि मैं क्या करूं। तो आशीष ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है कि तुम ज़रा वेद सिन्हा से मिलो। तो मैं वेद सिन्हा के यहाँ गया। मैंने तो कभी फिल्म किया नहीं, टीवी किया नहीं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। उसने कहा जाके बात करने में क्या है, चले जाइए। तो खैर मैं वेद जी के पास गया, और वेद सिन्हा एक अच्छी लेडी, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा कंसर्न वाली महिला थी, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने इसके पहले कोई काम किया है। हमने कहा नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया है, मैं तो बस थिएटर करता था। और थिएटर में हर काम जो है आदमी करता ही है, जैसे डायरेक्शन से लेके कॉस्ट्यूम से लेके सब कुछ तो हम लोग करते रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके साथ इसमें क्या सहयोग कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल से आप आ जाइए। तो एक टूटे पंख, एक कहा जाए कि एक टेलीफिल्म थी, उसका कुछ हिस्सा जो कंटिन्यूटी की वजह से टूट गया था। समझिए, कंटिन्यूटी में गलत कुछ सिगरेट का कोई सीक्वेंस था। तो मैंने ऐसे ही वेद जी से पूछा क्या शूट हो रहा है और क्यों शूट हो रहा है ये दोबारा, क्योंकि जब शूट हो चुका है पहले से। तब उन्होंने कहा कि एक असिस्टेंट की गलती की वजह से ये हमको दोबारा शूट करना पड़ा, क्योंकि एक कोई फ्लैशबैक का एक कोई सीन था, उसकी कंटिन्यूटी में वो पूरा सीक्वेंस का पूरा घमंजा किसी ने कर दिया था। तो वो जब हम शूट कर लिए, उसके बाद जब हम लोगों ने दोबारा देखा तो पता चला कि वो हिस्सा एक असिस्टेंट जो था, जिसको कंटिन्यूटी लिखनी थी, उसने सही तरह से काम नहीं किया, जिसकी वजह से उस सीरियल में ये ललित तिवारी और नीलिमा अजीम 2 लोग थे, और वो लोग बम्बई से आए थे, उनको डबिंग करना पड़ा। और बहुत देख के भी लगा कि थोड़े से फिल्म की शूटिंग के लिए और किसी की गलती से, तो वो मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात थी कि मतलब अब जो पहला काम मुझे मिल रहा था वो ऐसा था कि किसी की गलती की वजह से एक पूरा शूट चल रहा था। तो वो एक सीखने समझने का मौका मिला। और उसके बाद मैं कहा जाए कि क्योंकि अब घर में पिताजी के मौत के बाद जो है थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होने लगी, तो मुझे लगा कि अब कुछ माँ वगैरह को भी अपने साथ ले आया था। दोस्तों के बीच में जगत माता टाइप मेरी माँ भी रहने लग गई थी। तो उस समय ये हुआ कि भाई कुछ जगहों पे इंटरव्यू दिया, तो उसी समय सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन में मेरी नौकरी लगी, और मैं वहीं नोएडा में मैंने ज्वाइन कर दिया। तो मेरा जो कहा जाए कि आखिरी नाटक जो है एक होली नाटक था महेश एल कुंचवार का, और उस नाटक में कहा जाए कि सुजीत सरकार से लेके गजराज राव से लेके मनोज बाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, मनोज लोग में मतलब किए। उसके बाद में कहा जाए कि बैक स्टेज में रह के और नाटक के ग्रुप को मैं सपोर्ट करता रहा। और 93 में दिल्ली से बम्बई की तरफ, बम्बई मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो 93 से फिर मैं बम्बई में
लगातार। और तो ये रहा अरविंद भाई के नाटक को लेके कंसर्न हमेशा बना रहा, लेकिन 93 के बाद से समझिए कि फुर्सत नहीं थी, हम लोग अपने अपने काम में लग गए। मैं यहाँ टेलीविजन कहा जाए कि यहाँ पे जब चैनल शुरू हुआ सहारा वन एंटरटेनमेंट, तो उस चैनल में मैं शिफ्टिंग सेल होता था, जिसमें कि स्क्रिप्ट को खंगालने वाला होता है, जहाँ छानते हैं आप, और अच्छी बुरी चीज को पहचान करके अच्छी चीज को ऊपर पहुंचाना। तो वो सारा काम करते करते फिर मैं एक प्रोड्यूसर टाइप बना, और एक अच्छा समय टीआरपी और कैसे कैसे सब, तो बहुत सारे सीरियल जो पीछे रख के उसके क्रिएटिव में या उसका जो क्रिएटिव कंसर्न होता है वो सब करते रहे। लेकिन इस बीच में मनोज की भी तड़प जो है वो थिएटर को लेके लगातार हम लोग देखते रहे। तो 2016 में मतलब जो जर्नी इलाहाबाद से दिल्ली में आया था काम तलाशने के लिए, वो समझिए कि फिर से 2016 में मैंने सहारा की नौकरी छोड़ी, फिर मेरे सामने मैं दोराहे पे खड़ा था, अब मुझे क्या करना है। तो जिस तरह से कहा जाए कि इलाहाबाद से दिल्ली आया और फिर मनोज मिल गए, और हम और मनोज समझिए कि साथ साथ रहते थे। मैं खिलौना का काम कर रहा होता था, मनोज जो है हबीब तनवीर का काम कर रहे होते थे। और यहाँ पर भी जो है जब मैं दोबारा 2016 के बाद मिला तो मनोज के अंदर वो पता चला कि वो रंगरेज नाटक है चेखव का लिखा हुआ, एक कलाकार की कहानी। तो मनोज उसकी राइटिंग पे काम कर रहे थे कि ये प्ले करना है, और बड़ा नाटक था वो, करीब 2 घंटे का नाटक था। और मतलब कहा जाए कि भाई इतने दिनों बाद पता चला कि हम दोनों, फिर इनको पता चला कि मनोज ने एम्ब्रोजिया, मनोज और उत्कर्षा इनकी पत्नी है, जो उनका भी मतलब थिएटर की लेजेंडरी है, और मतलब समय ऐसा है कि टेलीविजन पे भी जो है कम से कम एक जाना माना चेहरा है। तो खैर इन लोगों ने एक एम्ब्रोजिया थिएटर ग्रुप बनाया, जिसमें कि मनोज ने भी कहा कि भाई विमल आप भी साथ आइए तो मिलके काम करते हैं। तो फिर रंगरेज हम लोगों ने जो प्ले हुआ, वो समझिए कि हम लोग का जो रंगरेज की वजह से मंडी हाउस इंटीमेट थिएटर की मतलब नींव मुझे ऐसा लगता है शायद पड़ी होगी, क्योंकि हम लोगों ने नाटक जब तैयार हो गया तो वो नाटक रंग शारदा, एक बड़ा बांद्रा में जो है, बांद्रा वेस्ट में एक बहुत बड़ा थिएटर हॉल है, 800 सीटें हैं। तो मनोज तो जानते हैं कि इन्होंने प्ले किया, तो उन्होंने सोचा कि बेहतर जगह करना है। तो समझिए कि वो 50,000 रुपए जिसके हॉल के टिकट, हॉल का किराया है, वहां पे हम लोगों ने, मनोज जी ने वहां बुक किया। और हम लोग भी यही सोचते रहे कि मनोज तो यार कमाल है, मतलब लग रहा है कि टिकट तब बिक जाएगा और कुछ ऐसा होगा। तो खैर वहां हम लोग गए और करीब 150-200 के आसपास टिकट ही बिक पाया, लेकिन 800 सीट जो है हम लोग ना निकाल पाए। और bookmyshow.com और कहाँ सब कुछ किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और फिर धीरे धीरे मन के अंदर एक बना कि पता नहीं, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग भी कभी इस तरह का कोई मंच बना पाएंगे जहाँ पर सुविधाजनक तरीके से अफोर्डेबल रेट पे कोई नाटक है। तो लेकिन हम लोग को जो तकलीफ हुई थी वो धीमे धीमे क्या होता था कि अब यहाँ पर रिहर्सल भी करिए तो 1 घंटे का 400-500 रुपए आपको प्ले का आपको देना पड़ता है, जहाँ पे आप रिहर्सल करते हैं, जहाँ पे आप वर्कशॉप करते हैं। ये हम लोग छोटे शहर में जहाँ थे, वहाँ किसी प्राइमरी किसी डीएवी स्कूल और कॉलेज में हम लोग करते थे, और जहाँ पे इसका कभी हम लोगों ने कल्पना ही नहीं की कि इसका भी किराया लगता है, लोग कर लेते थे। लेकिन यहाँ तो मतलब समझिए कि अगर आपको एक नाटक करना है तो आपकी जेब में कम से कम 30-35 हजार रुपये खर्चे रहने चाहिए। फिर उसके बाद आप नाटक का जो आप हॉल बुक कराए और फिर आप नाटक करें। तो नाटक करना वाकई एक बहुत महंगा जॉब है, और सरकार ने कभी भी इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि मतलब
रंगकर्मी है और वो अपना नाटक अपने कहीं कहीं जाके रिहर्सल करते हैं, कैसे सुविधाजनक तरीके से कहाँ करना है, वो पूरा टिकट बिक नहीं पाता, 200 से 250 लोग वैसे भी जाते हैं, तो बहुत जैसे पृथ्वी में तो चलिए उन लोगों ने एक मुकाम बना लिया, लेकिन इसके अलावा जो है जो बड़े हैं, जो स्टेटस सिंबल है, NCPA में लोग जाते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत जगह नहीं। लेकिन हम मनोज जहाँ पे रिहर्सल वगैरह करते थे एम्ब्रोसिया थिएटर का, वही पे कुछ ऐसा कुछ माहौल बना कि हम लोगों ने मंडी हाउस इंटीमेट थिएटर की वहाँ पे रचना की, शुरुआत की, और उसमें ये भी होने लग गया कि मतलब कुछ शोज भी हुए और बहुत इंटीमेट शैली में नेचुरल एक्टिंग के साथ। जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे तो सड़क पे आप कर रहे हैं तो दूर दूर से लोग आपको देख रहे हैं, तो हमारे इमोशन हो जाते थे तेल सब, और हम लोग जो है चिल्ला चिल्ला के प्रेम वाली बात भी जो है चिल्ला के ही हम लोग बोला करते। एक मतलब कुल मिला के नारेबाजी ही हो जाती कि जैसे राजा का बाजा एक नाटक जिसमें कि हम लोग शुरुआत में कुछ जिस पिच में होता था कि आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे सच्चे नेक लड़के की कहानी है जिसका नाम था रामेश्वर दयाल। रामेश्वर दयाल अपने माँ बाप की इकलौती संतान, घर से स्कूल गया, स्कूल नन्ना मुन्ना रामेश्वर अब जवान। ये तो थोड़ा सा हम लोग रहते थे, यही सड़क पर आते थे, आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसे सच्चे नेक इंसान की कहानी है, तो आप ये हो जाता। लेकिन जब हम लोगों ने मंडी हाउस थिएटर बनाया तो उसमें कहा जाए कि 50 से 100 लोग, उसके लिए ये जरूर है कि मनोज ने काल्पनिक जो कल्पना में मनोज बहुत मतलब रात भर ये कुछ होमवर्क करके सुबह आते थे तो कुछ बना है तो वहां से कुछ उसको कुछ अलग सा कुछ रूप दे दे, या हर चीज के लिए कम से कम ये रहता था कि चलता दिखता था। लेकिन हम लोगों को लगता था कि ये ताजमहल टाइप बन रहा है क्या, तो रोज एक बढ़ाई जो है वो लकड़ी काट रहा है, हमेशा लकड़ी आ रही है और काम ही नहीं खत्म हो रहा। मतलब इवन ऐसा हो गया कि इसमें एक नाटक का ग्रुप था, हमारे दोस्त हैं अनिल चौधरी, उनका एक नाटक था मॉलियर का, उन्होंने बुक कर दिया और हम लोगों ने उद्घाटन के बारे में सोचा ही नहीं। और जब बुक हो गया तो लोगों ने कहा अरे यार पहले नाटक हो जाएगा तो कब तक उद्घाटन तो होना चाहिए इसका, तो क्या किया जाए भाई। तो फिर पता नहीं उसके फिर वो कैसे हुआ, तो मनोज आगे कहानी बताएंगे कि फिर हुआ क्या किया जाए भाई। तो वह क्या ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो थिएटर भी करता हो, हैं, उससे मतलब फीता कटवाए तो कम से कम थोड़ा सा ठीक रहेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो फिर मनोज ने सौरभ जी से बात किया और चीजें मतलब समझिए कि 15 तारीख को नाटक होना था और अभी भी हम लोग का काम चल ही रहा था। 14 तारीख को हम लोग के मंडी हाउस थिएटर का उद्घाटन हुआ, तो भी हमारे यहाँ ठोक पीट जो है एकदम वो सब चल रही थी और उन सब को फिर दबा के किनारे रख के फिर हम लोगों ने शाम का आयोजन किया। वो अद्भुत, वो भी यादगार है। तो खैर मतलब ये कहना था कि उसके बाद जो ये मनोज ने एक और जो नाटक, अच्छा सबसे अच्छी बात ये थी मनोज की भी कि ये बने बनाए जो नाटक जो हमारे आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन या जो तुगलक हो या सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण और जितने भी नाटक जो लिखाए नाटक थे, तो मनोज को जब दोबारा हमारी जब दूसरी पारी शुरू हुई तो इन्होंने कभी भी सादा रास्ता कभी नहीं चुना। इन्होंने जो पहला नाटक जिसका दुबई में इन्होंने शो किया था, दो फूल चार माली, फूल मतलब FOOL, दो बेवकूफ चार माली, उसकी भी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी मिलके जो भी बनाई, और अंग्रेज की भी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और उसके बाद जो है हमेशा देर कर देता हूँ, वो बेसिकली कश्मीर के बैकग्राउंड पे वो कहानी थी आतंकवादी के उसके ऊपर, और उस कहानी को भी लिखा गया। लेकिन लिखने के बाद
मुनीर नियाजी की ये जो नज्म है हमेशा देर कर देता हूँ, ये नाटक से बहुत कुछ मिलता जुलता लगा, तो हम लोगों ने कुछ इंस्पिरेशन के तहत उस नाटक का नाम हमेशा देर कर देता हूँ किया। आज मुझे लगता है कि नाटक के बारे में बात करना हो तो आप मनोज से बात करें, और हम तो अभी है ही। मनोज जी, ये बताइए कि आमतौर पे जैसे बॉम्बे में जो थिएटर हैं, जैसे पृथ्वी थिएटर है और भी कई थिएटर हैं, यहाँ पर दर्शकों की संख्या क्या रहती है? जैसे अभी आप विमल जी बता रहे थे कि 100 सीटें भी नहीं भरी मुश्किल से। अन्य थिएटर ग्रुप में क्या एंट्री काफी जाती है, या वहां भी उनको ये मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? नहीं, मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है। मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो एस्टैब्लिश्ड ग्रुप है यहाँ, या वैसे लोग एक्टर्स जिनका मतलब जो फिल्म सीरियल में एस्टैब्लिश्ड है, उनकी अपनी एक व्यूअरशिप है, उनके नाम पे ऑडियंस आती है। मतलब बॉम्बे का थिएटर मेरे हिसाब से ना बिल्कुल, अगर पूरे अपने हिंदुस्तान की बात करें तो बड़ा अलग है यहाँ का थिएटर, बॉम्बे का। यहाँ के दर्शक भी अलग हैं, एक अलग तरह का प्ले पसंद करते हैं यहाँ। हिंदी थिएटर की बात कर रहा हूँ, तो दर्शक के यहाँ ऐसा नहीं है, आते हैं, लेकिन हाँ जो नए जो एमेच्योर ग्रुप है, जो उन लोगों का प्ले देखने दर्शक बहुत कम आते हैं। मतलब जैसे अभी हम लोगों का एक जो अनुभव है, हम लोगों ने जैसे मैंने अपने ग्रुप की जो वो ग्रुप जो फॉर्म किया था मैंने अपना एम्ब्रोसिया थिएटर ग्रुप, ये उस वक्त किया था करीब 2013 में। और उस वक्त एक प्ले था दुबई में, उसका शो किया हम लोगों ने, 2 फूल 4 माली, जो अभी विमल जी डिस्कस कर रहे थे, उसका वहां शो किया। लेकिन मुश्किल यहाँ यही है बहुत कि वो टीम इकट्ठा करके रखना बड़ा मुश्किल है। एक्टर रहते नहीं, सीरियल मिल गया, फिल्म मिल गई तो भाग जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है प्ले करना यहाँ पे। तो वो करने के बाद फिर आगे उसको नहीं कर पाए। लेकिन उस वक्त से मेरे अंदर था कि चीजें करनी है, और वो अंदर चल रहा था। तो करते करते फाइनली करके अभी कुछ चीजें हो पाई। फिर हम लोगों ने शुरुआत की और रंगरेज प्ले हमने किया। तो यहाँ दर्शक का मतलब ये है कि क्योंकि अभी आप नया ग्रुप है आपका, उसमें अगर इस तरह के लोग नहीं है जिनका कमर्शियल वैल्यू है एक्टर का या उस तरह के डायरेक्टर, तो बड़ा मुश्किल है कि दर्शक आ पाए। लेकिन अभी जैसे एमेचर ग्रुप जो प्लेस कर रहे हैं, वो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी थिएटर में डेट्स नहीं मिलती, जो लोग कुछ हैं लिमिटेड लोग वही कर रहे हैं वहां। उसके अलावा दर्शक जो ग्रुप है वो थिएटर ग्रुप, वो रंगकर्मी कहाँ जाएगा नाटक में, कोई जगह नहीं है। तो हम लोग जब अभी बीच में हम लोगों ने उसके बाद कुछ वर्कशॉप शुरू किए थे, और वर्कशॉप के दौरान आराम नगर जो बॉम्बे में जगह है, वो बड़ा हब है, एक अड्डा है एक्टर्स का। वहीं पे काफी कास्टिंग एजेंसीज और ऑफिसेज वगैरह हैं, दूरदर्शन और सीरियल्स वगैरह सबके, फिल्म और सीरियल्स ऐड वगैरह के। तो वहाँ एक्टर्स घूमते रहते हैं। वो पूरा एक कॉलोनी जैसा है जहाँ पर सुबह से शाम तक आप जाएंगे, हजारों एक्टर आपको मिल जाएंगे घूमते हुए। और थिएटर भी वहाँ पर बहुत करते रहते हैं, रिहर्सल्स वगैरह होते रहते हैं अलग अलग बंगलोज में। तो वहाँ हम लोगों ने जो वर्कशॉप शुरू किया, उस वर्कशॉप में उस दौरान हमने देखा कि बड़ी दिक्कत है। एक कोई बंगलो है जहाँ छोटा मोटा सा एक इंटीमेट सा थिएटर बना दिया है, 50, 25, 30 ऑडियंस बैठ जाएगी, उनके बीच प्ले कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से चीजें कब तक चलेंगी? तो हम लोग जिस जगह पे कर रहे थे वो जगह थोड़ी अच्छी थी, और वहां पर मतलब वो जगह टेफ्ला स्टूडियो है, काजल जी उसकी ओनर है, और काजल जी ने बहुत हेल्प किया। मतलब वाकई उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो कई लोगों को, जो भी लोग थिएटर करने वाले हैं, उनको बहुत हेल्प करती हैं वो। और फिर उनके दिमाग में भी कुछ था और कह रहे थे यहाँ कुछ कीजिए आप लोग। तो रिहर्सल के दौरान करते करते अचानक कुछ आइडिया आया, और हमने कहा कि यार यहाँ रिहर्सल तो हम लोग करते ही नहीं, तो क्यों मैं इसको इंटरनेट थिएटर जैसा कुछ बनाया है। और बस वो सिलसिला वहां से शुरू हो गया। फिर करीब 1 साल हो गए बातचीत होते होते। फिर विमल जी से एक दिन बात होने लगी, तो विमल ने बोला कि नहीं यार करते हैं शुरू। हमने कहा चलिए, फिर हम लोगों ने शुरू किया और हो गया। लेकिन अभी यह है कि
पहले से मैं ये कहता हूँ रंगमंच में पहले से बेहतर स्थिति है अरविंद जी। कुछ लोग कहते रहते हैं ये बात कि हाँ भाई चुनौतियां तो हमेशा रही है, कब नहीं रही है ये बताइए। कोई भी ऐसा वक्त आप मुझे बता दीजिए जब रंगमंच को लेके कोई चुनौती न रहा, बताइए कोई ऐसा वक्त रहा है आज तक कि कभी भी कि दर्शक, आम जनता और सरकार भरपूर योगदान देता रहा हो, ये सारे लोगों ने बहुत योगदान दिया हो और थिएटर फल फूल गया हो? कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ ऐसा। तो पहले बहुत कम जगह थिएटर ग्रुप हुआ करते थे, आजकल तो कई शहरों में थिएटर ग्रुप खुल गए, एक्टर्स बढ़ गए हैं। और मैं इधर लगातार थिएटर करते हुए मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लड़के थिएटर से जुड़ना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है जो पहले नहीं, पहले बहुत कम था, बहुत कम एक्टर आते थे थिएटर में। आज के डेट में बहुत ज्यादा आने लगे हैं, बहुत ज्यादा ग्रुप्स खुल गए हैं। बॉम्बे जैसी जगह पे बहुत ग्रुप्स है, बहुत प्लेस होते रहते हैं, डेली प्लेस होते हैं। रामनगर में आप जाइए, डेली प्लेस होते हैं वहां पे। तो पहले से मैं कहूंगा बेहतर स्थिति है। हाँ, ये जरूर है कि किस तरह का थिएटर हो रहा है, इस पे जरूर बात की जा सकती है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, किस तरह का थिएटर हो रहा है। ऑर्गेनाइज नहीं है, हर आदमी अपने बल पे चीजों को कर ले जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतना अनऑर्गेनाइज्ड होने के बाद भी वो अपने बल पे चीजों को कर रहा है। तो मतलब ये तो वाकई वो सैल्यूट के काबिल है कि उसको मानना चाहिए कि वो बंदा इतना कर पा रहा है। बॉम्बे में नुक्कड़ नाटक वगैरह भी होते हैं? बॉम्बे में नुक्कड़ नाटक बहुत कम लोग हैं, कम ग्रुप है जो करता है, बहुत कम है। अब वैसे भी नुक्कड़ नाटक का अब वो रह भी नहीं गया, अब तो बहुत कम नुक्कड़ नाटक होते हैं, वो दौर भी नहीं रह गया। अस्मिता ग्रुप में अरविंद गौड़ जी का यहाँ पे ग्रुप है। हाँ, अरविंद गौड़ जी जो है वो कुछ करते रहते हैं, बाकी मेरे ख्याल से हम लोगों ने तो ऐसा देखा नहीं, लेकिन सरकारी तौर पे बहुत सारे जो इस तरह के कुछ कहा जाए कि कुछ आयोजन होते हैं सरकारी वाले में, उसमें कुछ एक्टर लोग चले जाते होंगे जो पेड़ लगाओ देश बचाओ टाइप रहता है। हाँ, वो कभी कभी जब चुनाव आने वाला हो तो कुछ ग्रुप खड़ा होगा, तो इसी तरीके की चीजें हैं। हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं, बट नेचुरल कोई यंग बॉय ही होगा, कि एक्टर जो होता है वो बॉर्न होता है या उसको अपने टैलेंट को मतलब निखारना होता है? संक्षेप में आप दोनों थोड़ा बताएं। ये सवाल जो है ना, ये आज से नहीं, ये शुरू से पूछा जाता था, हर आदमी ये पूछता है। ऐसा है, बॉर्न कोई नहीं होता, सब चीजें यही होती है। क्योंकि एक्टिंग कोई मतलब इस तरह की चीज नहीं है, आप वो बेसिकली टेक्निक है। आप कई सारी चीजों को सीखते हैं, आप यहाँ से अवेयर होते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को कैसे प्ले करना है। तो जब आपकी समझ वैसी बनेगी आप कर लेंगे। वो कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि आदमी जन्म ही लेता है इस तरह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।